हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जिस धमाकेदार न्यूज़ की आप लोग को ज़रूरत थी वो आखिरकार आ गई है। बहुत दिनों से अटकने लगी पड़ी थी कि E0 वैकेंसी के बाद क्या इंडियन ऑयल में JA4 की वैकेंसी आएगी कि नहीं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 की वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो खुशखबरी आ चुकी है, इंडियन ऑयल ने नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। कुछ लोग का क्वेश्चन था, सर आपने कल वीडियो क्यों नहीं बनाया जब शॉर्ट से नोटिफिकेशन आया था। तो देखो, ऐसा काम नहीं करना है कि बाद में मुझे आपसे माफी मांगनी पड़े या किसी का फॉर्म खराब हो जाए फिल करने के बाद। एक बार फुल नोटिफिकेशन आता है तो ऑफिशियली उसमें डिक्लेयर होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं जो आप शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक दिन लेट ही भरिए बट एकदम प्योर भरिए कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो इसमें वैकेंसी आई है उसमें 4 चीजें बहुत खास देखने को आपको मिलेंगी जो आपको बिल्कुल ही याद रखना है, बिल्कुल ही। पहले नंबर की जो चीज है, जो केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू इतने दिन से चल रहा था, लग रहा था वो सॉल्व हो भी पाएगा फाइनली या नहीं। आखिरकार इंडियन ऑयल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर को आखिरकार इंक्लूजन दे दिया गया है JA4 वैकेंसी में। E0 में तो ऑलरेडी था ही, तो वो प्रॉब्लम एक सॉल्व हुई। नंबर 2 की जो प्रॉब्लम है, जो BSc कैंडिडेट प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे कि सर अब हमें एक्सपीरियंस 1 साल का तो मिल गया अप्रेंटिसशिप करके, क्या हमें भी पोस्ट में अप्लाई करने को मिलेगा या नहीं। तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, BSc कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, जो लड़के फ्रेशर्स होते हैं, जो स्टूडेंट पास होके जस्ट निकलते हैं, पहले JA4 के लिए एलिजिबल नहीं थे बट इस बार वो भी एलिजिबल है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। आप विदाउट कोई एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये तो इतनी खास चीजें इसमें डाली गई हैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताई जाती हैं। मुझे व्यू लेने के लिए आप लोग से ये सब बनाने की जरूरत नहीं है कि जिस दिन भी आए बिना पढ़े कुछ लिख आपको इन्फॉर्मेशन पास कर दिया जाए, वो काम मेरा नहीं है। आप लोग ये इतना दिन से जानते हैं। तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एक एक चीज आपको देखना है, कुछ गलती नहीं करनी है। एक चीज और मेजर चेंज किया गया, पहले क्या होता था किसी भी रिफाइनरी से आप भर सकते थे, इस बार ऐसा नहीं करना है। ओनली एक पोस्ट के लिए एक ही रिफाइनरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं, अदरवाइज फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप आप लोग देखिएगा, उसी तरह से फॉर्म फिल करिएगा। पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा डिजिटली। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया किसके लिए हमारा फॉर्म आया हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, किसके लिए, रिफाइनरी डिवीजन के लिए हमारा ये फॉर्म आया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें मेन बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और कितनी वैकेंसी आई हुई है, पहले उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आज से फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है, 2012 को आपको दिया गया है। रिक्रूटमेंट किसके लिए है, नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए। जो पहले वाला इससे फॉर्म आया था E0 वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए था, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है ना, जो JEA के लिए बात करता है। जो बेसिक के लिए बात किया गया इसमें 25,000 से लेकर 1,05,000 तक का आपका बेसिक बैंड रहेगा, जो 7th CPC के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। मतलब सैलरी अच्छी खासी रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट क्या होगा और रिजर्वेशन उसमें क्या दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट की पहले बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है। जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए प्रोडक्शन मतलब केमिकल वालों के लिए, उसमें देखिए गुवाहाटी में 17 वैकेंसी आई हुई है, बरौनी में 51, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरौनी में 51 आए हैं। गुजरात में 75, सबसे ज्यादा 75 वैकेंसी आई है गुजरात में, ध्यान रखना है। हल्दिया में 16 वैकेंसी है, मथुरा में 12 वैकेंसी है, पानीपत में 19 वैकेंसी है। एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा बट थोड़ा कम है। और दिग्बोई में 20 वैकेंसी है, बेंगनगॉन में 18 वैकेंसी है, पारादीप में एक्सपेक्टेशन था एक्सपेंशन है तो ज्यादा होगा बट इधर 4 वैकेंसी है। तो मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको बरौनी में देखने को मिलेगा और क्या मिलेगा, गुजरात में, दो में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग जहां आपको कंफर्टेबल हो, घर के पास हो या लगता है यहाँ पोस्ट ज्यादा है मैं वहां कंफर्टेबल हूँ, एक किसी रिफाइनरी से आप लोग फॉर्म भरिएगा, मल्टीपल से नहीं, अदरवाइज फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे P&U वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, 6, 9, 11, 2, 19, मल्टीपल रिफाइनरीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और किस पोस्ट के लिए, P&U O&M के लिए भी ढेर सारी वैकेंसी, पानीपत, पारादीप, बरौनी, ऐसे सब में आए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है अदर अदर यूनिट्स में, जैसे बरौनी में आया है 9 वैकेंसी, गुजरात में आया है, डिगबोई में, बेंगनगॉन में, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। जो मैकेनिकल वाले पर्सन है उनका तो हर बार आता है, इस बार भी आया है, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, 2, 4, 3 ऐसे करके अदर अदर रिफाइनरीज में
आया है, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां के लिए यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी, एक 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 दो एक ऐसे करके इनका ऐसे ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लाजमी है कि एक एक वैकेंसी सर क्यों देखने को मिला। इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट ऐसे ही रहती है, कम रहती है। अब बात आती है कि जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट के लिए क्या है, इसमें भी मल्टीपल रिफाइनरी में 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, अच्छी खासी आई है, ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। फायर एंड सेफ्टी वाले कैंडिडेट के लिए भी तो मल्टीपल वैकेंसी है, देखिए 8 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 4 5 11 10, मतलब लगभग फायर एंड सेफ्टी सब यूनिट्स में होते हैं, तो इसमें रिक्रूटमेंट करना बनता भी है उनका। अब हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या है, जो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है उसे कम या ज्यादा कभी भी किया जा सकता है इंडियन ऑयल के द्वारा, ये आपको जान के रखना है। फिक्स नहीं रखना कि इतना दिया गया तो इतना ही लेगा, हो सकता है उससे कम भी ले ले, उससे ज्यादा भी ले ले, ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, यहीं से एक ट्विस्ट जो आता है जो हमें पता चलना चाहिए। केमिकल वालों के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए क्या क्या बोला गया है, 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, ठीक है। किस किस ब्रांच में, केमिकल इंजीनियरिंग जो पहले भी हुआ करता था, केमिकल टेक्नोलॉजी पहले भी बोलता था, ठीक है। इस बार जो केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, यही वो नया पॉइंट है जो ऐड किया गया है, जो इतना खुशी का कारण बनता है, ठीक है ना। इतने दिन की मेहनत मेरी, अलग अलग लोगों की, आप लोग की, सबसे ज्यादा आप लोग की, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार वो सक्सेस हुआ, फर्टिलाइजर को इंक्लूड किया गया, ठीक है। पेट्रोकेमिकल तो ऑलरेडी था, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी भी पहले था, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल पहले से था। दूसरा जो सरप्राइज है, बीएससी वालों को फिर से लिया गया है, उसमें क्या है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएससी वालों का टेंशन खत्म हो गया। वो भी क्या, एक चीज ध्यान रखना है कि विदाउट एक्सपीरियंस, देखो कोई एक्सपीरियंस का कॉलम इधर नहीं दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिए फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल है इसके लिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है 50% होना चाहिए, किनके लिए, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% भी अगर आपके डिप्लोमा में है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 3 सरप्राइज यही मिला है हमें, ठीक है। बाकी पी एंड यू के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मतलब मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पी एंड यू ओ एंड एम में इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोस्ट के जितने हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल, सभी एलिजिबल हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन दोनों लोग अलाउ हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, कंट्रोल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, सभी एलिजिबल हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट है, यहाँ बीएससी कैंडिडेट अलाउ किए गए हैं, ठीक है ना। बीएससी कैंडिडेट क्या क्या होना चाहिए आपके पास, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होना चाहिए बीएससी में, ठीक है। तो आप एलिजिबल यहाँ भी हैं, आप केमिकल के प्रोडक्शन में तो एलिजिबल हैं ही, इस पोस्ट के लिए भी आप बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एक पोस्ट और दिया गया है जो फायर एंड सेफ्टी के लिए, उसमें देखते हैं क्या मांगा गया है, आपको ओनली 10+2 होना चाहिए, साथ में क्या चाहिए, सब ऑफिसर कोर्स करना होना चाहिए, एफएसएससी नागपुर या किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से, ठीक है। साथ में आपको जो व्हीकल है ना, हैवी व्हीकल, उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड में, ठीक। ये आपको इतना पैरामीटर्स चाहिए। ये तो हमारा होगा कितना पोस्ट है और क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, एकदम ध्यान से आप देख के फिर भरिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी बहुत दिनों बाद देखने को मिली। ऑलरेडी E0 की वैकेंसी आ गई, उतना ज्यादा अच्छे बच्चे उधर भी सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे बचे रहेंगे इधर तो ऑलरेडी आप लोग सेलेक्ट होने ही वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसमें क्या है और क्या क्या बोला गया है कि अगर डिप्लोमा, बीएससी और कोई और चीज आपने किया है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है लगता कि हमारा सेम है, तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जो क्राइटेरिया दिया गया वही लोग एलिजिबल हैं, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हमारा जो कोर्स है उसके इक्विवेलेंट है, जैसे अभी फाइट हो रही थी कि केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर इक्विवेलेंट है, उसको लिया गया, अदर को अभी ये लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आपने कोई हायर डिग्री की हुई है, जैसे बी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, एलएलबी, पीएचडी, मतलब हायर क्वालिफिकेशन कोई भी है बीएससी या डिप्लोमा से, तो वो लोग एलिजिबल नहीं किए गए इस पोस्ट के लिए, मतलब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट में। बढ़ते हैं आगे, क्या क्या और बताए गए हैं कि यहाँ परसेंटेज की बात है कि अगर 60% मांगा गया है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा अगर 59.99% भी है तो उसे हम ओवरऑल करके 60% तक कर सकते हैं, ठीक है। वो नहीं है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सैंडविच कोर्स जो है, जो डिप्लोमा, जैसे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में कोर्स भी कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं, कुछ कोर्स में ऐसा एलिजिबल नहीं किया जाता है।
अगर आपने लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू किया, जैसे आप 12th पास हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री लेते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक, और क्या बताया गया, रिजर्वेशन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। क्या बोला गया इसमें कि अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपका फीस ऑलरेडी पेमेंट है, मतलब फ्री है। ओके, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिए, बार बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा एज इतना, आप बता दीजिए कैलकुलेट करके क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए, मिनिमम 18 ईयर्स तो आप होने चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर। ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बच्चों के लिए। वो भी डेट कब काउंट होगा? लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 को। अब थोड़ा सा ट्विस्ट यही आएगा कि अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब ये 26 साल में 5 साल आप और एड ऑन कर लीजिए। ठीक है ना, मतलब 31 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, वो भी नॉन क्रीमी लेयर, तो इसमें 26 में 3 साल और ऐड कर लीजिए, मतलब 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है, ये चीज यहाँ भी दिया गया साफ साफ, आप देख सकते हैं कि EWS और जनरल कैटेगरी के लोग 26 साल तक, SC ST 31 ईयर तक और OBC कैंडिडेट 29 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसा होना, यहाँ भी एक नई चीज देखने को मिली है कि सिलेक्शन मेथड 2 फेज में कराया जाएगा, जैसे पहले भी होता था। पहला तो कराया जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना, पहला फेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। दूसरा बोल दिया गया स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। मतलब क्या है, ओवरऑल ये बोलना चाह रहे हैं कि ये स्किल टेस्ट लेंगे। ठीक है, बट डिस्क्लोज ये नहीं किए, पहले ये डिस्क्लोज कर देते थे, इस बार डिस्क्लोज नहीं किए। तो 2 पेपर हमारे होने वाले हैं, समझ लीजिए। एक जो होगा CBT होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट जो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब सिर्फ पास होना है, फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई रोल नहीं होने वाला है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, पेपर जो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 100 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। एक चीज यहाँ भी देखना है, और सभी एक एक मार्क्स होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। ये जो पेपर है वो जरूरी नहीं है कि एक ही सेशन में सबका हो जाए, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं उनको देखकर ये 1 फेज 2 फेज या 3 फेज में भी कराया जा सकता है एक ही दिन में पेपर। ठीक है ना, ये बात आप पहले से तैयार रखिएगा, इसलिए यहाँ पे नया चीज बोल दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें शॉर्ट नोट्स में आपको नहीं पता चलती, जब नोटिफिकेशन आती है जैसे कल आई थी, तो ये सब चीजें नहीं होती। तो इसलिए जल्दबाजी में सिर्फ व्यू के लिए आप लोग को परेशान करना, ये मेरी इंटेंशन नहीं होती। पूरा आ जाए, सारा चीजें क्लियर हो, मैं आपको क्लियर क्लियर बातें बता सकूं। ठीक है, अब क्या बात है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होने वाला है। सर 100 क्वेश्चन मैंने पहले बताया आपको, कौन कौन सा। जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होने वाला है, जैसे आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, BSc के हैं तो BSc से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। बल्कि 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, मतलब रीजनिंग आ सकता है, मैथ आ सकता है उसमें। जनरल अवेयरनेस मतलब GK GS की बात करते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक नया चीज देखने को मिला कि जो पेपर आएगा इस बार वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। पहले इंग्लिश में आता था, इस बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा पेपर। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये क्या होने वाला है। जो CBT का शेड्यूल होने वाला है वो 7 दिन पहले, जो एग्जाम सेंटर आप लोग फिल करेंगे वो 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, ताकि आप उसी हिसाब से ट्रेन टिकट या जिससे भी आपको जाना है कर सकें। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सभी कैंडिडेट को पहला फेज क्रॉस करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। मतलब जो CBT पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है ना, STPT के लिए जो हमारा स्किल टेस्ट है उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसमें आपको 3 सेंटर भरने होंगे, वो भी प्रेफरेंस के हिसाब से टॉप टू बॉटम करिएगा, जहां पहले आपको चाहिए उसके बाद 3 सिलेक्शन आप कर सकते हैं सेंटर का। अपने घर के पास से नजदीक से दूर की तरफ करते जाइएगा, यही सही रहेगा। कोई भी सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने एक बार फिल कर दी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे कि सर यहाँ मैं नहीं जाऊंगा यहाँ जाऊंगा, कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे एक बार आपने अगर फिल कर दिया है। ठीक है ना, और क्या बताया कि हाँ, जो पहले फेज में बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा वो 1:2 के फेज में किया जाएगा, कि मान लो 10 पोस्ट है तो लगभग 20 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा दूसरे फेज के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं, पे कितना मिलेगा, मतलब पैसा कितना मिलने वाला है। मैंने आपको पहले बताया 25,000 बेसिक ऊपर दिया गया हुआ है, जो बेसिक आपको होगा वो मिलेगा। साथ में डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस जो आपको हाउस रेंट अगर रूम नहीं दिया गया तो उसके लिए जो मिलेगा। मेडिकल के लिए आपको फैसिलिटी दीजिएगा, बहुत फैसिलिटी, आप टेंशन मत लो, एक बार लगी है जिंदगी मस्त है आपकी। उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट हैं तभी ही आपको ऑफर लेटर दिए जाएंगे, अदरवाइज आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो यहाँ उसकी साइट पे जाइए,
प्री जो मेडिकल का उसका उनके पास गाइडलाइंस दिया गया कि क्या क्या होनी चाहिए क्राइटेरिया आपको मेडिकल फिट होने के लिए। एक बार आप जरूर यहाँ दिखा लीजिए। हर बार कुछ बच्चों का कंप्लेन आता है कि सर मेरा थोड़ा साइड में प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बॉडी में ये एक चीज है। तो आप पहले कर लेंगे तो जैसा हो सकता हो ट्रीटमेंट आप करा सकें तो आपके लिए वो बेटर होगा। ट्रीटमेंट करा लेंगे, हो सकता है सही हो जाए तो आगे उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी कभी कभी देखने को मिलता है और इस बार थोड़ा सा अच्छा भी देखने को मिला है, दोनों पॉइंट्स है इसमें। अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन मतलब लड़कियों को लेने के संबंध में क्या है इधर, ये प्लांट हमारा डेंजरस है, ये तो हम लोग को पता है। इसलिए उनके कहने का क्या मतलब है, वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रोडक्शन में या बॉयलर इलेक्ट्रिशियन में या फायर सेफ्टी में नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना, उनको नहीं लिया जा सकता। बट ध्यान रखिए रीजन क्या दिया, और एक रीजन कि शिफ्ट ड्यूटी उनको कराना है 365 दिन, तो लड़कियों को नहीं ले सकते क्योंकि 7 o'clock के बाद बहुत सारे क्राइटेरिया है फैक्ट्री एक्ट के, इसलिए वो लोग नहीं ले सकते। बट ले किसको सकते हैं ध्यान रखिए, वुमेन सेल कंसीडर किसको सिलेक्शन किया जा सकता है। आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन तो फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ड्यूटी जो होती है वो जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होती है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन का ज्यादा हजार्डस मटेरियल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। दो चीजें हैं, कुछ प्रॉन्स है कुछ कॉन्स है। तो केमिकल वालों के लिए अफसोस है कि थोड़ा उनको नहीं यहाँ क्राइटेरिया में दिया जा रहा है जगह, बल्कि ये 3 पोस्ट के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, वो जो पॉलिसी आई यूसीएल की उसमें कुछ कोई नहीं बोल सकता। अब यहाँ क्या बात करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है कि जो मैंने पहले बोला सिर्फ एक रिफाइनरी को आपको फिल करना है, एक से ज्यादा पोस्ट फिल नहीं करना है 2 रिफाइनरी में, नहीं तो फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। देखो डायरेक्ट बोला है, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे एक से ज्यादा अगर रिफाइनरी में आप भरते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, हाँ, जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपए का फॉर्म फिल करना है, और जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगा, आप पेपर दें या ना दें एक बार अप्लाई करने के बाद। फॉर्म कब शुरू होने वाला है आपका, फॉर्म आज से शुरू होने वाला है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो फॉर्म शुरू हो चुका है, 20 तारीख को 10 बजे से फॉर्म शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 9 जनवरी है, बट मैं फिर से बोलूंगा यहाँ तक वेट आपको नहीं करना है। 1 से 2 दिन के अंदर अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे बनवा लीजिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। टेस्ट 2 या 3 सेशन में भी किए जा सकते हैं, ये बार बार बोला गया तो कुछ तो पॉसिबिलिटी इस बार है ऐसी। 2 स्टेप में फॉर्म आपको भरना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा फॉर्म भरना। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि आपको कैसा करना है। चलिए मैं आपको लाइव आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। आप टाइप करिएगा इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट, जैसे ही पहला आएगा लेटेस्ट जॉब ओपनिंग उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको के पास एक स्क्रीन आएगा ऐसा करके, ठीक है ना, ये आपके पास स्क्रीन देखने को मिलेगा, ऐसा फॉर्म आएगा। तो आप क्लिक हियर टू अप्लाई में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल के ओपन होगा। देखिए किस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से आपको, 1 सेकेंड। जैसे फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर देंगे, रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे लॉगिन फॉर ऑलरेडी कैंडिडेट के पास। ये आपका बेसिक बेसिक पॉइंट है, कुछ नहीं करना है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म अप्लाई आपको कर देना है, ठीक है। इतनी चीजें हैं। क्या क्या चीजें आपको फॉर्म भरने से पहले मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या क्या रखना है, फोटोग्राफ्स लेटेस्ट वाला आप रखिएगा। सिग्नेचर, सिग्नेचर करिए किसमें, ब्लैक एंड ब्लू पेन में सिर्फ करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लेफ्ट हैंड का देना है। और जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट देना है, इंटरमीडिएट देना है, डिप्लोमा देना, उसका आप स्कैन करके रखिएगा, ठीक है ना, उसको रखिएगा। और एक नया चीज ऐड किया गया है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स सही जमा कर रहे हैं इस पोस्ट में जो जो बताया गया है उसका डिक्लेरेशन देना है। तो अभी मैं बताता हूँ डिक्लेरेशन में क्या करना है। सिग्नेचर जो आप करिएगा वो स्मॉल लेटर में ही करिएगा, ध्यान रखिए हर बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया इस बार। कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, स्मॉल लेटर में साइन करिए। जो मैंने बोला डिक्लेरेशन करने के लिए, ये जो 3 लाइन है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं पीडीएफ तो अपलोड करूंगा ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे, अगर आप वहां नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। कि पूरा पीडीएफ हाईलाइटेड जो पीडीएफ है जो आप लोग को देखने में भी सुंदर लगता है, बार बार आप लोग बोलते हैं, ये वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये कॉपी पेस्ट करके उसमें पेस्ट कर दिएगा। जो भी हाथ से लिखना है, हैंड रिटन इसलिए बोला गया, हाथ से लिख के आप सबमिट कीजिएगा स्कैन करके, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने बोला कैसे कैसे करना है आपको पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ जाने की जरूरत आपको नहीं है। फीस जो आपको करना है वो ऑनलाइन मोड में करना है, ऑफलाइन आपको नहीं पेमेंट करना है। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है मुझसे पूछिए ही पूछिए। अगर लगता है कि और आप कहीं से जानना चाहते हैं तो आपको एक साइट दिया गया है या 2 नंबर आपको दिए गए हैं। टाइम क्या है, 9:30 बजे से 6 बजे तक, बट सैटरडे संडे को नहीं।
और किसी दिन पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन भी आप नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई का मैंने बोल दिया है, आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। इसका जो कॉल लेटर आएगा लगभग 7 दिन पहले, सीबीटी के टेस्ट होने से 7 दिन पहले, और जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा लगभग जनवरी के लास्ट वीक में कराया जाएगा। तो तैयारी आपको बिल्कुल करनी है। ये पूरा फॉर्म था हम लोग ने पूरा, और ये जो सेंटर हैं, जो सेंटर दिए गए आपको 35 सेंटर पूरे दिए गए हैं। जहां भी आपको लगता है आपके घर के पास है उधर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो टोटल रिक्रूटमेंट के बारे में थी। आप उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट आपको आईयूसीएल के बारे में नहीं रह गया होगा कि क्या कैसे फिल करना है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में यही प्रॉब्लम होती है, कुछ चीजें पता नहीं होती, ब्लाइंडली हम लोग बोलते जाएंगे आपको और आप ब्लाइंडली गलत करते जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है ना आपको ना मुझे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो इसके बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। आप अपनी राय उधर दीजिए, क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी बताएं। इसका जो पेपर की बात है कि तैयारी कैसे करेंगे, डीआरडीओ का एक तरफ चल ही रहा है, इसका भी अब शुरू होगा क्योंकि 1 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। तो इसका भी साथ में आईयूसीएल का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। टॉप 50 भी शुरू होगी, टॉप 20 भी शुरू होगी आईयूसीएल के बारे में। तो मिलते हैं नई वीडियो में इसकी तैयारी के साथ। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।